पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर से बढ़ती नजर आ रही है और इस पर एक दफा फिर बलूचिस्तान में एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, आर्मी चीफ थे, दीगर अस्करी क़यादत और इस तरफ से हम देख रहे थे वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद थे। इसमें बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पर हमलों में मशरकी हमसाया मुलव्वस है और अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इसके लिए हम बड़े फैसले लेंगे और तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इस फितने को खत्म नहीं कर लेते। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश हो रही है, जिस पर काफी हद तक पाकिस्तान ने काबू पा लिया था। लेकिन जब से भारत को जंग में शिकस्त हुई है उसके बाद अब भारत सामने नहीं बल्कि पीछे से वार करने के लिए कोशिशें कर रहा है और इस तरह से दहशतगर्दी को फैलाने की कोशिश में है। एक और चैलेंज जो पाकिस्तान को दरपेश है वो ईरान अमेरिका जंग जो फिर से छिड़ती नजर आ रही है। अमेरिका ने कहा है कि पिछले सिर्फ 2 दिन के अंदर ही 170 हमले किए गए ईरान पर। ईरान ने जवाब किस तरह से दिया है? बहरीन, कुवैत और अब उर्दन को टारगेट किया गया है। उर्दन में सायरन बज उठे। कहा जा रहा है उर्दन में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया है। इसको अब कतर ने भी कंडेम किया है। अब पहले 2 ममालिक में ईरान ने अटैक किए अमेरिकी तंसीबात पर, जिनमें बहरीन और कुवैत, अब तीसरा मुल्क उर्दन भी है। आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर फिर से बंद हो चुकी है, कोई आमदोरफ्त नहीं है और लिहाजा अब फिर वही सिचुएशन नजर आ रही है। खुदा न खास्ता के तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी, महंगाई फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसराइल खुश नजर आ रहा है और इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट आई है, हम तो पहले ही कह रहे थे कि मुआहिदा हो ही नहीं सकता, हम तो तैयार बैठे हैं, बस अमेरिका का इंतजार है कि वो हमें कहे और हम जंग में कूद पड़े, हम भी बराह रास्त ईरान पर अटैक करना शुरू हो जाएं। इसराइल के लिए एक और परेशानी यह है कि तुर्किया और अमेरिका का मुआहिदा हुआ है जंगी जहाजों के हवाले से और इसराइल का मीडिया यह कह रहा है कि हम तुर्की को और ईरान को एक ही नजर से देखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इसराइल भी मदद कर रहा है दहशतगर्दों की, उनको टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। तो लिहाजा अगर आप देखें इंटरनेशनली भी और लोकल सतह पर भी पाकिस्तान के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। मेरे साथ हैं यासिर रशीद, मशहूर मारूफ एंकर पर्सन हैं, आलमी अमूर पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बड़े जबरदस्त पॉडकास्ट करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, बरतानिया से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे आगाज करूंगा, कुछ ही देर में हमें मुनव्वर हुसैन साहब भी ज्वाइन करेंगे, आंजा साकिब साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो दहशतगर्दी का मामला है पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। अब जिस तरह से भी मीटिंग हुई है, मैं आगाज इसी पर करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना असर रसूख और अपने एक कद काठ बढ़ाया है आलमी सतह पर, हर सतह पर पाकिस्तान डिस्कस हुआ है और यह बात हो रही थी कि अब जो भी मुआहिदा होगा या आगे जिस तरह से चीजें चलनी है, पाकिस्तान में वफूद आएंगे, अमेरिका का भी, ईरान का भी, और साथ ही हम देख रहे हैं दहशतगर्दी फिर बढ़ गई। उसामा, बात यह है कि हम ये बड़े क्लैरिटी से, हमें अंडर क्लैरिटी है कि जब से हमने इंडिया का ऑपरेशन नाम ने जो बुनियाद उसका जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको अपने बुनियाद मनसूस से बदतरीन शिकस्त दी, उसके बाद से लेकर अब तक भारत के अंदर मुसलसल एक लावा पक रहा है और उसने एक जो है वो हाइब्रिड स्टाइल प्रॉक्सी बेस्ड वॉर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की, जिसके अंदर उसने अफगानिस्तान की जो पपेट हुकूमत है उसको अपने साथ मिलाया, उनको एक प्रॉक्सी बनाया पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है इसके अंदर हमारे पास बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल खारिज कुछ भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं तो पाकिस्तान को अब पूरी दुनिया की इस मामले पर हमायत हासिल है कि हम वहां पर अफगानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयां करें, और हमने पहले भी किया, हम आइंदा भी करेंगे। और मेरा ख्याल ये कि वी हैव ऑल द लेजिटिमेट राइट टू डू दैट। आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले अमेरिकन जो वजारत खारजा है उसने इस चीज को एंडोर्स किया कि अगर पाकिस्तान की सलामती को खतरा होगा और पाकिस्तान को हक है कि वो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करे जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म ला रहे हैं। एक चीज आपने जो भी इंट्रो में कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि इंडिया इजराइल नेक्सस, यस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि इंडिया इजराइल नेक्सस जो है वो पूरे खित्ते को एक तरह से आग में धकेल रहा है। एक तरफ से इजराइल स्पॉइलर का किरदार अदा करने में कामयाब रहा और उसने दोबारा से ये सीज फायर खत्म हुआ, अमेरिका और ईरान जो है वो दोबारा जंग की हालत में आ गए। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि जिस तरह जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया और उस वक्त भी इसराइली टेक्नोलॉजी ड्रोन की शक्ल में और दूसरी शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ यूज हुई। इसी तरह आप देखिए कि जब जून के अंदर ईरान की लीडरशिप को शहीद किया गया जब पहले अटैक में, तो उस वक्त मोसाद के साथ रा का गठजोड़ सामने आया, जिसके बाद ईरान की हुकूमत ने सैकड़ों इंडियन
रॉ एजेंट और अफगानियों को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया गया। इस तरह अगर क्लैरिटी से मैं अंडरस्टैंड करूं तो ये बात अब बड़ी क्लियर हो गई है कि खित्ते के अंदर पाकिस्तान एक यूरेशिया ब्लॉक में है। यूरेशिया ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की और आगे चल के ईरान और सऊदी अरब को भी पाकिस्तान इस तरह एंगेज कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब ईरान, जो इसराइल, इंडिया और ऑब्वियसली जब इसराइल है तो अमेरिका बहरहाल उसको बैकिंग तो देगा, चाहे वो ओपनली दे या ना दे। ये सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो चीजें मैं बड़ा अंडरस्टैंड करता हूं। एक कि पूरी दुनिया को बड़ा क्लैरिटी से बता दिया जाए कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया की जंग लड़ी, तो अब हम अपने यहां आने वाली दहशतगर्दी को, अगर दुनिया को हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम इसके खिलाफ करेंगे। हमें अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करनी पड़ी या इवन एट द सम पॉइंट आबी जारहियत के हवाले से या दूसरे हवाले से अगर इवन मशरकी हमसाये के ऊपर हमें एक्शन लेना पड़ा तो अब हम लेंगे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की वॉर डॉक्ट्राइन हैज चेंज टू फ्रॉम डिफेंसिव टू द ऑफेंसिव और ये बहुत जरूरी था और मेरा ख्याल है इसी को हम फॉरवर्ड करेंगे। यासिर, ये जो बात की गई है अभी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अब बड़ा क्लियर हमें बताना पड़ेगा कि हमारी अब स्ट्रेटजी में यह है कि हम अंदर घुसकर वार करेंगे। मेरे पास खबर यह है, मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इस्लामाबाद में बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं और बड़े ऐलानात मुतवक्के हैं। बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके बाद अब ये बात कही जा सकती है डिप्लोमेटिकली, बाकायदा ऐलान की जी, जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी मशरकी हमसाया मुलव्वस है, हमें बहुत कुछ पता है, तो अब बता दिया जाए कि जी जहां से प्लानिंग हो रही है फिर हम अटैक वहां करेंगे। जी, बाकायदा तौर पे तो यही मंसूबाबंदी है। जिस तरीके से डॉक्टर हामिद खान साहब ने बहुत सारी तफसीलात जो है और पाकिस्तान की जो सिफारती पॉलिसी है इस महाज के ऊपर उसका इजहार किया, मैं उसको सेकंड करूंगा और इसके अंदर कुछ इजाफा भी करता हूं कि पाकिस्तान ने अब ये पॉलिसी अपनाई है कि वो और दिन थे कि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे, अब उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। अब इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। आपने डीजीआईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग भी देखी, उन्होंने उसके अंदर जो टेररिज्म की सर्ज है उसके बाकायदा एदादो शुमार जो है वो बयान किए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी 3 दिनों के अंदर, सिर्फ 3 दिनों में 42 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो असैसिनेट हुए हैं, यानी उन्होंने शहादत का मर्तबा पाया है, जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि 27 पुलिस एहलकार थे, मजमूई तौर पर 42 थे। फिर बुध के रोज उन्होंने बात की कि जियारत के अंदर जो फौजी काफिला था उस पर हमला हुआ, 11 पुलिस एहलकार जो है हमारे मारे गए। उसके फिर उसी इलाके में 18 पुलिस एहलकारों को जो है वो निशाना बनाया गया। तो जियारत में जो शहीद पुलिस एहलकार हैं उनकी मजमूई तादाद 27 हो गई। अब आप ये बताइए कि हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे, हम कब तक सिर्फ इस ज़िमन के अंदर रहेंगे कि तालिबान का कंट्रोल नहीं है, हम कब तक इस पॉलिसी के ऊपर रहेंगे कि देखें जी इनकी दस्तरस तो है लेकिन अंदरूनी इनके तजादात हैं, मुख्तलिफ धड़ों के अंदर बटे हुए हैं, कहीं पे सोने की खान के ऊपर लड़ाई हो रही है, कहीं पे कहीं हजारादारी हासिल करने पे हो रही है, कहीं कोई और ग्रुप है, कहीं दाइश का ग्रुप वहां पर है, कहीं आईएसकेपी का ग्रुप वहां पर है, कहीं टीटीपी का ग्रुप वहां पर है। तो ये सारे के सारे ग्रुप आपसी धड़ेबंदी के शिकार हैं और उनके पास इस ज़िमन के अंदर कोई और काम नहीं है कि दहाइयों जिन्होंने बंदूकें उठाई हैं, गुरेला वॉर की है, इसके अलावा उन्हें कोई और काम नहीं आता, गवर्नेंस उनकी नहीं आती है, बैनुल अक़वामी महाज के ऊपर वो तन्हाई के शिकार है, के पास ऑप्शन कुछ और नहीं बचता। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे उनके अंदर घुस के उनके उन ठिकानों के ऊपर वार करके ये पैगाम दिया कि अगर यूं ही हमारे जो सरहदी महाज है उसको आप टेंशन का शिकार बनाते रहेंगे, यहां पे आपके ट्रेनिंग सेशन मौजूद रहेंगे, ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर इनको पढ़ा दी जाती रहेगी और इन्हें ये जहन साजी करके भेजा जाता रहेगा कि ये काफिर है, तुम इसको जाके मारो। क्योंकि हालिया जो कराची के अंदर अटैक हुआ था रेंजर्स के कैंप के ऊपर, वहां पर जो गिरफ्तार जख्मी था उसने ये कहा कि हमारी जहन साजी हुई है कि ये काफिर है, इनको जाके मारो, और हम उसी जहन साजी के जरिए इसका जवाब देने आए। फिर जब पाकिस्तान ने किया तो यूनामा एक ना ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान है, उसकी एक रिपोर्ट जारी हुई, जो अफगानिस्तान से रिपोर्ट जारी हुई और यूनाइटेड नेशन ने उसको इंडोर्स किया। उसमें कहा गया पाकिस्तान ने रिटेलिएशन स्ट्राइक की है, उसमें आम जगहों को निशाना बनाया गया, आम शहरियों को निशाना बनाया गया और उनकी वहां पे हलाकतें हुई। उसकी ताजी पाकिस्तान ने सही तरीके से बैनुल अक़वामी महाज पर बयान नहीं की, लेकिन उसके ऊपर मेरी गुफ्तगू हुई, बेशुमार लोगों के जरिए हुई। वो यूनाइटेड नेशन का वो जो असिस्टेंट मिशन बैठा हुआ है वो है काबुल के अंदर, उसकी रसाई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद नहीं है, उसको इंफॉर्मेशन सिर्फ वही मिलती है जो तालिबान हुकूमत उसे पहुंचाते हैं। वो वहां पर जाकर ना तो ऐनी शाहिद के तौर पे देख रहे हैं,
ना उन्हें वहां रसाई हासिल है, सिर्फ उन्हें यह बताया जा रहा है कि यहां पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, हमारे आम शहरी मार दिए। अब वहां पे हिफाजती विचार लिया जा रहा है। जी जी जी, जो बात आप मुकम्मल करें, मैंने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जाना था, लेकिन आप बात जुमला मुकम्मल कर लीजिए। हिफाजती हिसार जो लिया जा रहा है वो आम शहरियों का लिया जा रहा है, पूरे का पूरा खानदान उनका वहां पर वाबस्ता होता है और वहीं पे वो जाके बसे हुए हैं। तो फिर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर वो कार्रवाइयां की हैं और एक फैब्रिकेटेड रिपोर्ट जो है वो काबुल में उनको फराहम कर दी गई है और यूनाइटेड नेशन में उसको इंडोर्स कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर वो इस वक्त सिफारती तन्हाई का शिकार है और उनके पास इस वक्त कोई भी जो है हिमायत कहीं से भी मौजूद नहीं। अच्छा, आंजा साकिब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्ट्रेटेजिक अमूर की माहिर हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी गहरी नजर रखती हैं। आंजा साहिबा, मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया, हम इस वक्त सबसे ज्यादा जो बहस छेड़े हुए हैं वो है ब्लू पासपोर्ट के जी किसको मिल रहा है, मिलना चाहिए नहीं, सियासतदान इस पे पड़े हुए हैं कि हमारी मुराद क्या है। जब हमारी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट ही ये नहीं हो रही कि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, दहशतगर्दी को हमने किस तरह से खत्म करना है, मीडिया भी उस पर उस तरह से बात नहीं कर रहा, तो हमारा तो फोकस ही उस तरफ नहीं है। ऐसे लगता है कि वैसे तो मुझे कौमी तौर पर मीडिया का भी किरदार होता है, पार्लियामेंट है, सूबाई सतह पर है, तो बहस ही हो रही है कि किसको क्या मुराद मिल गई, सारी जमातें उसमें शामिल हैं, हाँ जी हम तो हैं इसमें, हमारे मीडिया में भी बहस ही छिड़ रही है। तो ये एक अजीब सी बात नहीं है कि हमारे चैलेंजेस क्या है और हमारा फोकस किस तरफ है। उनकी लाइन ड्रॉप हुई है आंजा साहिबा की। मुनव्वर हुसैन साहब इंटरनेशनल अफेयर्स के तज्जियाकार एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी हम इस वाले से बात करेंगे। आंजा साहिबा से जो ही राब्ता होता है उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हामिद मशरकी साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि मैं तो इसको देख के हैरान परेशान हो रहा था कि हमारे मीडिया में ये डिस्कशन क्या हो रही है कि वो सब बिठाकर और ब्लू पासपोर्ट है या दीगर मरात है, वीआईपी लाउंजेस में, या हमें देना ना पड़े कोई भी टोल टैक्स वगैरह और दीगर मरात, इस पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो डिबेट हमारे यहां इस वक्त क्या हो रही है मीडिया में भी, और जो इस वक्त सियासतदानों के ऐवान है जिसको हम सूबाई असेंबलियां कहें या पार्लियामेंट कहें, वहां तो बात ये चल रही है। जी उसामा साहब, मैं समझता हूं ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे पॉलिटिशियंस की जानिब से और हमारे जितने भी, मैं समझता हूं अनाने इक़्तिदार का हिस्सा हैं, कि उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि अवाम की क्या हालत है। मैं तो इस पे कहता हूं हमारे लिए उनको ये समझ नहीं आती है कि दुश्मन जो है वो हमारे खिलाफ किस किस तरह के महाज खोल के बैठा हुआ है, हमें कितने इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस दरपेश है, और उसके अंदर फिर जिस अंदाज में अपने अपने फायदे के लिए ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये बड़ी मैं समझता हूं अफसोसनाक सूरत हाल है। चाहे वो किसी भी केपी के असेंबली में हो, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो, या कहीं पर भी हो। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अब बड़ा जरूरी है कि इवन मीडिया के अंदर भी, मैं तो ऑनेस्टली ये बात करता हूं कि बड़ा जरूरी है कि जिस तरह इंडियन मीडिया जो है वो ठीक है, वो तो बदतरीन शक्ल में एक प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन हमारे पास तो जेन्युइन हकायक हैं, हमारे पास हकीकी प्रूफ है बात करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के साथ हम कोऑर्डिनेशन करके एक ही काम करें, और वो ये है कि दुश्मन जो हमारे खिलाफ फेक और फॉल्स प्रोपेगेंडा करता है हम उसका काउंटर करें, दूसरे एंड के ऊपर जो हकायक हैं वो बताएं, तीसरे एंड के ऊपर जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, जो यकीन करें कि वो पाकिस्तान की कुर्बानियां दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो दूसरे इदारे हो। अभी यासिर साहब ने बड़ी डिटेल में जो डिस्कशन की है वो 100% मैं एंडोर्स करता हूं कि बुनियादी तौर पर अगर अब हम अपना जो नैरेटिव है, अपना जो बयानिया है वो पूरी दुनिया को नहीं बताएंगे तो दुनिया को हमारी बात शायद समझ नहीं आएगी। और इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिप्लोमेटिकली जो चीजें गेन की हैं एज ए की सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, एज ए ग्रेट नेगोशिएटर बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, ये सारी चीजों से हमें, ये सारे वो चैलेंजेस थे जिनसे हमारे लिए अब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि दुनिया हमारी बात सुनती है। इस अपॉर्चुनिटी को अब हमने कैपिटलाइज करना है इन आवर फेवर, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर हम दुनिया को बता दें कि जी अब हम अपने खिलाफ दहशतगर्दी नहीं फोल्ड करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगेन आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो हमारे अनाने इक़्तिदार के लोग हैं, अपोजिशन के हैं, इनको खुदा मैं ये बार बार बात करता हूं कि आप सिर्फ दो चीजों को अगर ये फोकस नहीं करेंगे तो फिर ये कौम के आगे जवाब दे होंगे, फिर ये अल्लाह के आगे जवाब दे होंगे। और वो दो चीजें यही है
एक ये कि हाउ टू रिलीव द पब्लिक, द कॉमन मैन, एंड सेकेंडली हाउ टू सिक्योर माई मदरलैंड, योर मदरलैंड, एवरीवन्स मदरलैंड। ये दो चीजें हैं। मेरी जो आवाम है उसको जितनी तकलीफ है उसको खत्म करने के लिए सोचे। इन्होंने बहुत 78 साल इन्होंने एंजॉय कर लिया, अशराफिया ने, ब्यूरोक्रेसी ने, सब ने। अब तो खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचे ताकि मामलात जो हैं, क्योंकि दुश्मन धाक लगाए बैठा है। आपको याद है पेंटागन की रिपोर्ट्स अगेंस्ट पाकिस्तान के, जी पाकिस्तान 2004 में टुकड़े हो जाएगा, 2010 में टुकड़े हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम है और इंशाअल्लाह कायम रहेगा, लेकिन इट इज अ टाइम फॉर द एलीट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यासिर, यही बात कि हम उस तरह उन चीजों पर डिबेट नहीं कर पा रहे, ये भी हमारा तो फेलियर है कि जो एक बयानिया बनाना होता है वो भी तो मीडिया का एक किरदार है, पॉलिटिशियंस का भी है उसमें, तो उस तरह से वो डिबेट ही नहीं हो रही, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उस तरह से नहीं हो रही। ये भी तो इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। उसके अंदर आपको अंदरूनी तौर पे ये जो अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। इसका बेहतर जवाब तो वहीं से आ सकता है। कुछ वो है जिनको ये क्रेडिट पाकिस्तान का बनता हुआ कुछ शख्सियात के नाम पे वो नहीं भारा, उनको एतराजात हैं कि इनके हाथों कैसे हुआ। कुछ लोग वो हैं जिनकी अपनी मजबूरियां हैं और इस वक्त उन्हें आसाइशें नसीब नहीं है, तो उनकी तौजीहात किसी और तरफ है। आप अगर बहसीयत मीडिया बात करें तो हमारे यहाँ तो उसामा साहब गेम ही चेंज हो चुकी ना। अब तो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठ के आपको वेबर तो देख ही नहीं रहा, वो तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहा है। तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वेबरशिप की गेम तब्दील है। जब तक जंग चलेगी तब तक उसकी वेबरशिप आएगी, जब जंग खत्म हो जाएगी उसकी वेबरशिप गिर जाएगी, तो फिर आपको और कुछ चीजें ढूंढना पड़ेगी जिससे आप मिर्च मसाला और तरफ रागिब कर सकें। तो फिर इसी में से उनसर नुमाया किया जाता है और दूसरी तरफ जो है वो अपनी तरजीहात, अपनी नजरियात और अपनी सोच जो है उसको मुंतकिल कर दिया जाता है। और ये अलमिया है हमारा। मुस्तक़बिल करीब के अंदर मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, उनकी अपनी तरजीहात होंगी, उनके अपने गोल्स होंगे। तो अभी इसको अडॉप्ट करने में, समझने में, आगे बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये बहसीयत कौम भी, बहसीयत सियासतदान भी और बहसीयत हुक्मरान भी, ये तीनों जो है ये समझेंगे वक्त के साथ साथ। तो अभी चीजें तब्दील हो रही हैं, जो इश्यूज हैं उनके हाईलाइट करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कर रहे हैं। लोगों की सोच, आरा, नजरियात सब कुछ तब्दील हो रहा है, लेकिन हमें उस तेजी के साथ तब्दील होना है जिस तेजी के साथ दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं। तो हमारे अंदर वो तेजी दिखाई नहीं दे रही, वो एक मखसूस तबके के अंदर दिखाई दे रही होगी, एक मखसूस नजरिए के अंदर दिखाई दे रही होगी, लेकिन मिन हैसुल कौम हमें तब्दील होना है। हम किसी एक तबके के ऊपर एतराज नहीं उठा सकते कि हाँ इनके नैरेटिव और है, इनकी तरजीहात और है। हमें मजबूरी तौर पे अपनी तरजीहात पे जो है वो रोशनी डालने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से पाकिस्तान का स्टेचर पूरी दुनिया में बुलंद हुआ, अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने में, और उम्मीद है कि अब किसी तरह मुआहिदा वो कायम रह जाए, एमओयू है, अभी तो आगे मुआहिदा होना था, उसमें स्पॉइलर का कहते हैं जी इसराइल का, और जाहिर है कि इसमें नेक्सस हमें इंडिया का भी नजर आता है। इंडिया उस पर बड़ा परेशान हुआ और उसमें मीडिया में वो बहस हुई कि जी देखिए पाकिस्तान ये है वो है, लेकिन नजर आया कि पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा और अभी उम्मीदें ये थी कि पाकिस्तान में ही आकर अब निगोशिएशंस होंगी। फिलहाल वो होती नजर नहीं आती। तो ये अब कितना इस वक्त खतरनाक पहलू है कि जंग दोबारा से हमें बढ़ती नजर आ रही है। पहले ये हुआ कि सीज फायर के बाद कोई एक आधा वाकया हो गया, चले फिर मुआहिदे की तरफ बढ़ गए, लेकिन अब मुसलसल 2 दिन अटैक्स बहुत हुए। पहली दफा है कि अमेरिका की तरफ से रेलवे ट्रैक, वो रेलवे ट्रैक जो ईरान इस्तेमाल कर रहा था रूस और चीन से तिजारत के लिए, उसको भी अटैक कर दिया गया है। उसामा साहब, एक तो मैं बड़ा क्लियर हूं एक चीज पर कि पाकिस्तान ने जो एफर्ट की अप्रैल 8 से लेकर सीज फायर से लेकर एमओयू तक, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की हमेशा के लिए तारीख में लिखी जाएगी। आगे का जो कुछ भी हो सिनेरियो, पाकिस्तान हैव डन एंड डिलीवर्ड अ ग्रेट रिमार्केबल अचीवमेंट। मेरा ये ख्याल है इसको अब दुनिया अनडू या इसको डिनाई नहीं कर सकती, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स अगेंस्ट अस। चाहे वो आप कह लें कि जी इंडियन प्रोपेगेंडा था, अमेरिकन कांग्रेस में पाकिस्तान के ऊपर शकूक व शबाज किए गए,
लिंडसे ग्राहम आपको याद है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के किरदार पर क्वेश्चन उठाए, फिर पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी पे बात की गई, सारा कुछ। अब जहां पर सूरत हाल है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सूरत हाल एक बार फिर बड़ी खतरनाक है, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान का, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को बड़ा मुहतात रहना होगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि देखिए जो इसराइल जो स्पॉइलर है उसने कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि पाकिस्तान के किरदार को मशकूक करे दोबारा से। पाकिस्तान के लिए बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जी हमने जो किया हमने बेस्ट किया। अगर आप इसको इसराइल के बहकावे में आके दोबारा इस अमेरिका इस दलदल में फंस रहा है तो ये पाकिस्तान एक लिमिट तक उनको सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान एक लिमिट तक नेगोशिएटर रहेगा। और एक चीज और है कि मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इसके अंदर जो बड़े जो आप जामिन कह लें या आप उसमें इंटरलोकेटर कह लें, जैसे चाइना बैक एंड पे था, उस तरह टर्की था, इन सबको भी अब फ्रंट पे आना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़ा होना पड़ेगा जिस तरह के खड़े थे भी। क्यों? उसकी वजह यह है कि सूरत हाल अगर खतरनाक होती है, जैसे आपने अभी ये रेलवे ट्रैक लाइन का कहा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये जो एक्सटेंड ऑफ द अटैक टू द जॉर्डन हो गया है, उर्दन तक हो गया, क्योंकि उर्दन से इंटरसेप्शन सबसे ज्यादा होती थी। आपको याद है कि इसराइल तक कोई मिसाइल जा ही नहीं पाता था कि उर्दन से इंटरसेप्शन शुरू हो जाती थी। सो ईरान के पास हर हालत में जस्टिफिकेशन होती है कि जी मैं सिर्फ अमेरिकन एंड इसराइली इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा हूं, बेसिस को टारगेट कर रहा हूं। लेकिन वहीं पर एक छोटी सी बात मैं समझता हूं, जो इसराइल का जो सबसे खतरनाक मंसूबा है, जो मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान को उस पर काम करना है, पाकिस्तान की हाईएस्ट पॉसिबल डिप्लोमेसी को जिसमें वो कामयाब है, वो है कि किसी भी हालत में इस तनाजे के अंदर कतर या सऊदी अरब या यूएई को ना घसीटने दिया जाए कि ईरान और अरब ममालिक की जंग ना बन जाए। क्योंकि आप ये जानते हैं कि बुनियादी ऑब्जेक्टिव इसराइल का इस जंग के अंदर जो था, उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव ये था कि इसको बिलाखिर अरब ईरान जंग बना दिया जाए और फिर ये तमाशा देखें। पाकिस्तान ने इसमें बड़ी कामयाबी ली और इनको रोका हुआ। मोहम्मद बिन सलमान के साथ एंगेज रहे, MBZ के साथ एंगेज रहे, अमीर कतर के साथ एंगेज रहे। तो मैं समझता हूं कि ये इस चीज को मेंटेन करना पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसी बारे में हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, यहां लेते हैं एक ब्रेक। इस वक्त भरपूर कोशिश होनी चाहिए किसी तरह से जंग को फैलने से रोका जाए। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अहम बात की है, क्योंकि अगर ये जंग फैलती है तो फिर हम उसी पोजीशन पर चले जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान ने जिस तरह से बैलेंस क्रिएट किया, जिस पर आपने भी बात की, वो बहुत हैरानकुन था। दुनिया में ऐसा कम देखा जाता है कि ईरान एक तरफ पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहा है और अमेरिका भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि एक लिमिट होती है कहां तक हम जाकर इसमें कर सकते हैं कि जी जंग रोकी जाए। दोनों तरफ से अब इल्जामात होते हैं, दोनों तरफ से अटैक शुरू हो जाते हैं, दोनों तरफ हॉकिश भी होते हैं और वो ज्यादा हार्ड लाइनर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें बड़ा डेलिकेट बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है? क्या अब जिस तरह तीसरे मुल्क पर हमला शुरू हो गया है, कहीं क्या इसराइल दोबारा से अटैक शुरू कर देगा और फिर ईरान भी इसराइल पर अटैक शुरू कर देगा और फिर वहीं पर चीजें जा सकती हैं? कि हमें ये देखना होगा कि जब जो MOU साइन हुआ तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट से वहां पर वायलेशन कहां से शुरू हुई। वहां पे देखिए लेबनान के ऊपर जितना बड़ा क्लियर स्टांस था ईरान का, और ईरान कामयाब हुआ कि लेबनान के इश्यू को उसमें शामिल करे और इसराइल जो है उसको कहा जाए कि वहां से फौजें हटाए और 30 लाख के करीब जो लोग बेघर हो गए हैं उनको वापस साउथ ऑफ लेबनान में लाया जाए। इसराइल ने चूंकि स्पॉइलर था, उसने उसकी किसी शिक पर अमल नहीं किया। दूसरी जानिब आप देखिए कि ये जो आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो अमेरिका और नेटो और ये सारे जो ईरान पर ये इल्जाम लगाते हैं कि जी उसने ऑयल टैंकर्स पर पहले अटैक किया जिसके जवाब में ये अटैक हुआ, इसके अंदर भी थोड़ी सी रियलिटी डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि इन्होंने जैसे ही आपने हरमुज खुलती है इसके बाद ये एक सेफ कॉरिडोर डिजाइन कर लेते हैं ओमान के वाटर्स के जरिए कि जी हम इसको ईरान के ऊपर इन्फ्लुएंस ना करें, डिपेंड ना करें। ईरान ने बड़ा क्लियरली इस MOU में लिखवाया कि जी ये जो 14 निकात हैं इन 60 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल कंट्रोल आपने हरमुज के ऊपर जो है वो ईरान का रहेगा। अब ईरान ने उस कंट्रोल को चैलेंज किया, उसके जवाब में अमेरिका ने अटैक किया। अब सूरत-ए-हाल यहां खड़ी है कि मैं ये समझता हूं कि खुद अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस है और जो सेनेट है उसको सोचना होगा कि क्या वो दोबारा अमेरिका इस सारी जंग को शुरू करके उसकी कॉस्ट बेयर कर सकता है। $1.5 अरब अ डे की कॉस्ट आ रही थी। दूसरी जानिब बात यह कि अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन सामने खड़े हैं।
मैं ये समझता हूं कि अमेरिका के ऊपर या प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जब तक इंटरनल प्रेशर बिल्ट नहीं होगा विद इन अमेरिकन रिजीम, विद इन अमेरिकन गवर्नमेंट, तब तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो उस लाइन से हटके सोचना नहीं शुरू करेंगे जो नेतन्याहू उनको दिखा रहा है। नेतन्याहू उनको सिर्फ एक ही पिक्चर दिखा रहा है कि जी जंग करो, तबाही करो और उसके बाद फिर आप अभी भी रिजीम चेंज कर सकते हो, जबकि आपने आयतुल्लाह खामनाई साहब के जनाजे में देख लिया कि करोड़ों लोगों की शिरकत से क्लैरिटी हो गई कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिजीम चेंज इन ईरान। उसके बाद ईरान ने जिस तरह वहां पर भी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि ईरान के अंदर भी तो हार्ड लाइन है, बाकर कालीबाफ हो गए, खामनाई साहब हो गए, दूसरे जो है बिल्कुल पासदाराने इनकलाब के जो हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो नेगोशिएटर बड़े कामयाब हैं, अब्बास इराकची हैं, मसूद पेज़ेशकियान हैं। बात यह है कि अगर ईरान के अंदर बात की जाए तो मसूद पेज़ेशकियान और अब्बास इराकची इस वक्त वीक पोजीशन में चले गए हैं, चूंकि वो ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका की तरफ से वादे पूरे नहीं हुए और अब हम इसको रिटेलिएट कर रहे हैं। मेरा जाती ख्याल है कि यहां पर जरूरी तौर पर ये आ गया है कि यहां पर चाइना, टर्की एक बार फिर इंटरवीन करे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सबका ट्रस्ट है पाकिस्तान पे, बिल्कुल ठीक बात है। और पाकिस्तान के ट्रस्ट के ऊपर अब बात को इस तरह आगे बढ़ाया जाए कि फौरी तौर पर सीज फायर को दोबारा इंप्लीमेंट करने की बात की जाए और ये दुनिया को दिखाया जाए कि अगर अब आपने हुर्मुज़ बंद होती है और अगर अब ईरान कोई और स्टेप लेता है तो फिर जितना दुनिया का, अभी आपको पता है 1 अरब बैरल तेल की शॉर्टेज हो गई थी विद इन ऑफ दिस वॉर। वो जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स में से दुनिया के मुल्कों ने अपना जंगी हालात में इस्तेमाल होने वाला तेल इस्तेमाल करके ये 60 दिन गुजारे, तो अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो दुनिया कहां खड़ी होगी, ये अंडरस्टैंडिंग करवाने की जरूरत है। मेरा ख्याल ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो जो टेक्निकल सतह के जो मुज़ाकरात हैं अगर वो भी शुरू हो जाते हैं ताकि कुछ चीजें तय पानी शुरू हो जाएं तो शायद दोबारा सीज फायर की तरफ जाएं। इमीडिएटली एफर्ट जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ सीज फायर विद द involvement or with the interference of the big countries like China and other players. It has to be. अच्छा सर, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है वो यही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बात की है अब्बास इराकची साहब से, फॉरेन मिनिस्टर से। अब वो ये कह रहे हैं कि जी एस्केलेशन तो अमेरिका की तरफ से हुई है, लेकिन ये सब स्टार्ट हुआ कि कतर की शिप्स को निशाना बनाया गया। अब छोटी सी चीज है, उसके बाद जाहिर रिएक्शन एक बहुत ज्यादा आ जाता है और उसके बाद फिर रिएक्शन द रिएक्शन होता है, तो किसी ने तो रोकना है। तो पाकिस्तान एक दफा फिर ये कोशिशें कर रहा है कि इन चीजों को किसी तरह से रोका जा सके। लेकिन अब जिस तरह पहले हमने देखा था कि आपने हुर्मुज़ बंद होने से, जो आपने भी जिस तरह फरमाया कि तेल कीमतें बढ़ती चली गई और उसमें फिर यूरोप का भी एक नुकसान है, अमेरिका का भी है, क्योंकि बराह रास्त तो वहां पर कोई अटैक नहीं है, लेकिन महंगाई वहां पर भी हुई। तो इस चीज ने भी तो अमेरिका पर प्रेशर एक रखा हुआ है, ट्रंप पर भी, कि मिड टर्म इलेक्शंस हैं और उससे पहले उनको इसका कोई हल निकालना था। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद फिर कोई एक वाकया है और वो सारे मामला को खराब कर देता है। कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि अगर कुछ होता है तो फिर उसको किस तरह से दोबारा कोई टेबल पर बैठेगा, क्या होगा, क्योंकि एक नी जर्क रिएक्शन होता है कि अच्छा शिप्स को निशाना बनाया गया तो फिर अटैक कर दिया जाए। देखिए बात यह है कि दोनों जो हैं फरीक एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। क्लैरिटी तो ये है, दोनों फरीकों के अंदर, दोनों पार्टीज के अंदर जो हैं वो हार्ड लाइनर जो हैं वो जरा सी भी चिंगारी को जो हवा देने को तैयार बैठे हैं और उसको एक, मैं तो बार बार कहता हूं कि ये अभी भी एक आतिशफिशां है जो कभी भी फट सकता है। अभी ये चिंगारियां हैं जो कुछ भी रूप धार सकती हैं। बुनियादी तौर पर एक अंग्रेजी का लफ्ज है सेंस मस्ट प्रिवेल। अब यहां पर जरूरत आ गई है कि वो लोग आगे आए दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जैसे जेडी वैंस हैं और एक दो और लोग हैं, इसी तरह अब्बास इराकची हैं, मसूद पेज़ेशकियान हैं, वो लोग आगे आए जो किसी ना किसी तरह इस आग को, इस जलती को ठंडा करने की बात करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी भी कहता हूं कि कतर ने बड़ी तहम्मुल दिखाया, बड़ा उन्होंने पेशेंस दिखाई कि उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट तो दिया, लेकिन वो जो बात हो रही थी कि शायद वो खुदा ना खास्ता दोबारा इन्वॉल्व हो जाए, तो वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो नेटो की प्रेसिडेंट ट्रंप को कल थोड़ी सपोर्ट मिली है ना, इसको मैं बड़ा खतरनाक देख रहा हूं, क्योंकि इससे जो इनको शय मिलेगी कि शायद हम इस जंग को नेटो की
हमायत से दोबारा से बड़े लेवल पे ले जाके शायद ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, जबकि रियलिटी इसके बरक्स है। रियलिटी यह है कि नेटो स्टेटमेंट की हद तक तो साथ रहेगा, अमली तौर पर जंग का हिस्सा भी नहीं बनेगा। आपने देखा होगा कि कल भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर, ट्रंप ने बहुत ज्यादा तनकीद की, बहुत क्रिटिसाइज किया। नेटो यूनानिमस डिसीजन लेते हैं, यूरोपीय यूनियन के जितने मुल्क हैं, तो किसी एक के खिलाफ भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे, चाहे वो ग्रीनलैंड के हवाले से हो, तो नेटो कभी भी इकट्ठे होकर अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होगा। एक चीज और बड़ी मैं समझता हूं क्रिटिकल है, वो है इस वक्त हर हालत में ये दुनिया को बावर कराना कि ये जो आपने हरमुज का चोक होना है, ये एक ऐसा इकोनॉमिकल डिफॉल्ट ला रहा है दुनिया में जो रिसेशन और आगे चल के डिप्रेशन में ले जाएगा, जिससे रिकवर करना 2 साल में भी मुमकिन नहीं होगा। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करके बार बार मैं बात करता हूं कि वो इक्तदार के, वो दोनों ग्रुप्स के अंदर, दोनों पार्टीज में वो लोग जो कि थोड़ा सेंस रखते हैं, हार्ड लाइनर से डिफरेंट सोचते हैं, जो बदले और इंतकाम से ज्यादा बाकी दुनिया के मामलात के साथ देख रहे हैं, उनको आगे आना होगा। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी ये बीबीसी पे भी रिपोर्ट आई है कि इसराइल बहुत ज्यादा परेशान है, उनके मीडिया में बड़ी बात हो रही है कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो रहा है, खासतौर पर F-35 तैयारी के हवाले से और असलहे के बारे में। इसराइल तुर्की को भी ईरान के साथ देख रहा है कि जी जिस तरह हमारे लिए ईरान खतरा है, इस तरह तुर्की भी खतरा हो सकता है, उसमें खैर पाकिस्तान को भी देखता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि क्या इसराइल की लॉबी कुछ कमजोर हो रही है अमेरिका में, या अमेरिका अपने इंटरेस्ट को भी साथ साथ देख रहा है कि जी हमें आगे मुआहदा करना है? एक वक्त में तुर्की भी नेटो में देखा जाता था, बड़ा जबरदस्त फैलाया था, फिर हालात बीच में तो कुछ खराब हुए। तो अमेरिका में कहीं ये सोच है कि अमेरिका फर्स्ट है, वाकई हमने इसराइल से अलग भी अपनी कोई सोच रखनी है? मैंने एक बड़ी डीप रिसर्च की और एक आर्टिकल लिखा कि 78 साल तारीख में पहला मौका है कि इसराइल को दुनिया में इस वक्त सबसे कम हमायत हासिल है। ये जब से होलोकॉस्ट का इन्होंने जो भी बयानिया बनाया उससे लेकर आज तक, आज मगरिब की आवाम के अंदर बिल्कुल इसराइल के हवाले से क्लैरिटी है कि दे आर डूइंग जेनोसाइड, कातिल हैं और उन्होंने जुल्म किया हुआ है। इसी तरह कोई भी गवर्नमेंट जो है वो खुल के इसराइल का साथ नहीं दे रही। अमेरिका के अंदर भी ये सोच बड़ी ज्यादा नई जनरेशन में है कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क होके अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को एक्सप्लॉइट करता है, और अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क दुनिया में ये तासुर बन गया है कि शायद वो इसराइल की प्रॉक्सी है, क्योंकि सहूनी लॉबी का बहुत ज्यादा कंट्रोल है अमेरिकन सेनेट में, कांग्रेस में, और अमेरिका का जो मालियाती निजाम है। इस सारी चीजों का जो पब्लिक परसेप्शन है उसके नतीजे में अब इसराइल की हमायत तो बहुत कम हो रही है। वहीं पर रियलिटी ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट ट्रंप या जेडी वैंस इसराइल के खिलाफ नहीं है, ये मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताऊं। वो नेतन्याहू की शख्सियत को टारगेट कर रहे हैं, उसके फैसलों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में नेतन्याहू का इक्तदार खत्म होता नजर आ रहा है। सो वो इसराइल के खिलाफ नहीं होंगे, वो चाहेंगे कि नेतन्याहू से जान छूटे और जाते जाते सारा मलबा हम इस पे डाल दें, और उसने तो जेल में चले जाना है, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। अब यहां पर एक चीज जो F-35 के हवाले से हम बात करते हैं, ये सौदा पहले अमेरिका ने कैंसिल कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा से ये टर्की को दिया गया। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि इसके अंदर एक वही शर्त रखी जा रही है जिसके बारे में बात हो रही थी, एंड दैट इज कि ये F-35 किसी भी हालत में एग्रेशन या वॉर में इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। अमेरिका के अंदर अमेरिकन लॉबी ने इसको बड़ा क्लैरिटी से बताया है कि हम तुर्की को बाउंड कर रहे हैं, तुर्की इसको एग्री नहीं कर रहा, लेकिन तुर्किया के जो प्रेसिडेंट उर्दगान है और वो उसको बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे। लेकिन ये बात एक स्टैब्लिश की जा रही है इसराइली लॉबिस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि ये बहरहाल तुर्की की बड़ी कामयाबी है कि उसने F-35 दोबारा गेन कर लिए, नेटो का इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस होस्ट कर ली। और एक चीज और बताता चलूं कि बहरहाल अमेरिका को खित्ते के अंदर अगर इसराइल के बाद उस साइड पे अगर हम देखें बिटवीन यूरोप एंड बिटवीन द अफ्रीकन कंट्रीज एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत उसको तुर्की की पड़ती है, क्योंकि यूरोप से तो अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो अगर पोलैंड का इश्यू शुरू हो गया है, चाहे वो दूसरे मामला हो। सो इस हवाले से जो तुर्की है उसको वो एज ए ब्रिज, एज ए मीडिएटर, एज ए
मिडल नेगोशिएटर देखता है अमेरिका। सो अमेरिका लाजमी चाहता है कि टर्की से उसके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो। इसराइल को परेशानी जरूर होगी, लेकिन मैं एक बात समझता हूं कि इन द एंड ऑफ द डे अमेरिका का जो टिल्ट है वो हमेशा इसराइल की तरफ ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर हामिद मशरकी साहब, आपने वक्त दिया। यानी अमेरिका अभी इसराइल से कहीं पीछे नहीं हट रहा, लेकिन जो इसराइली लॉबी है वो कमजोर हो रही है इंटरनेशनली, ये जरूर नजर आ रहा है। और तारीख में पहली दफा इस तरह से हो रहा है, जिसके बारे में डॉक्टर हामिद मशरकी साहब ने बड़ी स्टडी की और बिल्कुल हकायक पर मबनी अपना तज्जिया दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।